नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर हर बार अलग अलग सरकारें जो हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स करवाती है। एमओयूज साइन होते हैं, लेकिन वो एमओयूज धरातल पर कितने उतरते हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चाहे हम बात करें अशोक गहलोत सरकार की, उस समय भी रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था, उसको लेकर भी खूब बयानबाजियों का दौर है वो चला था। उस वक्त भी कांग्रेस सरकार ने वसुंधरा राजे के समय में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो हुए थे उनके रिव्यू कमेटी भी बनाई गई थी, उसको लेकर भी बात हुई थी। तो हाल ही में इन्वेस्टमेंट हब राजस्थान को बनाने की तैयारियों में जो भजनलाल सरकार जो है वो जुट गई है। राजस्थान में आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार निवेशकों के लिए हर स्तर पर मदद कर अनुकूल वातावरण तैयार करेगी, जिससे देश विदेश के अधिकतम निवेश राज्य के अंदर आए और राजस्थान देश में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभर कर सामने आए। सीएम ऑफिस में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक में सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आगामी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से जुट जाएं। इस ऐतिहासिक आयोजन की प्रत्येक गतिविधि को नियमित मॉनिटरिंग भी करने की उन्होंने बात कही है। तो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, लगातार चर्चाएं करते हैं। राजस्थान के अंदर एमओयूज भी बहुत सारे साइन होते हैं हर एक सरकार में, लेकिन उसके बाद वो धरातल पर क्यों नहीं आते, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है भजनलाल सरकार निवेश की कितनी आएगी बाहर, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से अपूर्वा सिंह जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। तब तक प्रियदर्शी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट कांग्रेस सरकार में भी हुए, गहलोत साहब की सरकार में, उस दौरान वसुंधरा राजे सरकार के पर जो एमओयू जो साइन हुए थे उनको लेकर आरोप आपकी सरकार की तरफ से लगे थे। अब दोबारा राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट सर, 1 मिनट में। देखिए, प्रदेश के विकास के अंदर ये एक सकारात्मक पहलू है जी। जिसका आगाज माननीय अशोक गहलोत साहब ने 2022 में 2 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का किया था। आज देख लीजिए, उस दौरान तकरीबन 3000 निवेशकों ने राजस्थान के अंदर पैसा लगाया और राजस्थान को विकास की गति मिली है। जी अपूर्वा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। जी मैम, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए। तो ऑडियो आ रहा है? जी परफेक्ट मैम। भजनलाल सरकार निवेश की कितनी आएगी बाहर, आज का हमारा ये मुद्दा है, तो क्या कहेंगी? ओपनिंग नोट सबसे पहले इसको लेकर। देखिए, ऑब्वियसली किसी भी स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही तेजी से प्रोलिफरेट करता है, जिसकी वजह से रोजगार के विभिन्न आयाम खुलते हैं। रोजगार खुलता है तो उसके साथ में जो है वो सिस्टर कंसर्न एंड इंडस्ट्रीज खुलती हैं, जिससे जनता के अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड सर्कुलेशन ऑफ इनकम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। ये पहले जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी हुआ, उसके बाद में भी निरंतर राज्य के अंदर ये प्रयास चलते रहे, और अब भी जो ये प्रयास है वो मुझे लगता है इसी के आगे की आगामी कड़ी। जी, लेकिन अपूर्वा जी, एमओयू तो साइन हो जाते हैं लेकिन धरातल पर वो नहीं उतर पाते, क्या एक वजह मानते हैं इसकी? देखिए, एमओयू एक बहुत इनिशियल स्टेज होती है जिसके अंदर दोनों ही पार्टीज अपनी मंशाओं को एक साझा प्लेटफॉर्म पर रखती है, एक एमओयू साइन करती है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम है और हमको आगे इस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट को करना है। मगर उसके आगे जब चीजें बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कई चीजें, अभी तो पिछली बार तो ये हुआ कि जैसे ही 18 के बाद में आप देखिए पूरी दुनिया ही रिसेशन के एक टाइम के अंदर एंटर करी, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने भी इंडस्ट्रीज को लगाने से पहले बहुत सोचा विचारा विमर्श किया। तो जब पूरी दुनिया ही रिसेशन की स्टेज पे चल रही हो तब हम सोचे कि इन्वेस्टमेंट एकदम से किसी स्टेट के अंदर आके बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर जाएंगे, तो ये संभव नहीं था। मगर हाँ, एमओयू को धरातल तक लाना और वहां के नागरिकों को उसका लाभ मिल पाए, उसके लिए कई सारी चीजें होती हैं। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ क्लियरेंस होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा परेशानी लैंड सब्सिडाइज रेट में मिल जानी चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि एनर्जी, तो अब आप देखिए कि पिछले 5 सालों का तो मैं नहीं कहती, क्योंकि पिछले 5 सालों में तो हमने उधार ले लेके और कांग्रेस की सरकार ने और जो बिजली के भट्टे बैठाए हैं। मगर हाँ,
भजन लाल जी के आने के बाद में जो आत्मनिर्भर बिजली की ओर बढ़ता हुआ राजस्थान है, जो अगले 2 वर्षों के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा और बिजली इतनी भरपूर मात्रा में सोलर उत्पादन हो जाएगा कि हम और स्टेट्स को भी दे सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं तो एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप होगा, क्योंकि लैंड एंड एनर्जी जब ये दो चीजें मिलती हैं विद मैन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, तब जाकर के इंडस्ट्रीज एक्चुअली अपने पोटेंशियल को पा पाती है। तो लैंड हमारे पास में राजस्थान में बहुत एम्पल है। एनर्जी के ऊपर हम आत्मनिर्भर कैसे बने इसके ऊपर हमारे काम शुरू हो गए हैं और 2 साल में राजस्थान आत्मनिर्भर बन जाएगा। और जहां तक बात रही ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स की तो राजस्थान में कोई कमी है ही नहीं। तो आप देखिएगा कि 2 साल बाद में ये जो कहते थे ना कि सोने की धरती चांदी और आसमान, तो ये चीज साक्षात रूप से अब विदित होने लगी। जी अपूर्वा जी, आपने सिंगल विंडो सिस्टम की बात करी। ऐसा तो नहीं है सिंगल विंडो सिस्टम कोई नई प्रक्रिया है, ये पहले भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत सामने आई है निकल कर। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, इसके अंदर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का विषय है जिसके ऊपर हमारी सरकार भी बहुत गंभीरता से विचार अभी कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में एक्चुअली पहले ये होता था साहब, हम एक एप्लीकेशन लगाते थे और उसके बाद में वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घूमती थी और वहां से फिर क्लियरेंस लेकर उन व्यक्ति को मिल जाती थी। तो व्यक्ति को तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं घूमना पड़ता था, बट एप्लीकेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रोटेट एंड रिवॉल्व करती थी। सो नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग, जो हमारी अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे। इसका जो आइडियल वे है वो ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जो भी इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं जहां से एनओसीज की आवश्यकता होती है, वहां से हम एक एक अधिकारी को लेकर के एक ऐसा स्टिपुलेटेड पूल बना दें जहां पर एप्लीकेशन को 15 दिन, 3 दिन, 10 दिन अलग अलग विभागों में ना घूम करके एक ही डिपार्टमेंट में जाए। जिस डिपार्टमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको लैंड के लिए एनओसी चाहिए, उसको ऊर्जा विभाग चाहिए, उसको बिजली विभाग, पानी विभाग चाहिए। तो इस तरीके की जितने भी विभाग हैं उन सब के एक एक नुमाइंदे या जो अधिकारी हैं वो एक ही जगह एक स्टिपुलेटेड सा पूल हो जहां पर एप्लीकेशन जाए और वो लोग एक ही साथ बैठ करके इसके ऊपर क्रियान्विति कर दे। तो मुझे लगता है चीजें बहुत ही स्पीडी प्रोसेस से आगे बढ़ सकती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का विषय और हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत ही सीरियसनेस के साथ में पॉलिसी बनाने के लिए तैयार है। जी प्रियदर्शी जी, क्या कहना चाहेंगे सर राजस्थान के ऊपर? अभी अपूर्वा जी ने भी कहा कि पिछले 5 सालों में राजस्थान पर कर्ज का जो भार है वो काफी बढ़ गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल के पहले राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जी का कार्यकाल रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? इनको अगर कर्जे की बात करनी है तो इनको ये भी देखना पड़ेगा कि 5 साल पहले कितना कर्जा था, और उसके साथ साथ में इनको ये चीज और देखनी चाहिए कि जिस डबल इंजन की ये बात कर रहे हैं, जिस राजस्थान के अंदर आज ये कह रहे हैं कि बीजेपी की एक अभूतपूर्व सरकार है, लेकिन इस चीज का भी इनको एहसास होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है और 10 साल से वो इस देश में काबिज है। और जब उन्होंने सत्ता संभाली थी उस समय इस देश के ऊपर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा था और आज 205 लाख करोड़ का है, जिसका दंड राजस्थान की जनता निरंतर भुगत रही है। उसके अलावा जैसा माननीय मेरी साथी प्रवक्ता अपूर्वा जी ने बोला कि कोरोना काल से कोई भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन आज आप कोरोना काल की स्थिति, पिछला कार्यकाल और आज के कार्यकाल के अंदर आप स्थिति देखेंगे तो आपको राजस्थान तरक्की की उड़ान उड़ता हुआ नजर आएगा। आज आप देख लीजिए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2022 एक अभूतपूर्व, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसके तहत कम से कम 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। उसके साथ साथ में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिला और तकरीबन प्रवासी भारतीयों के साथ साथ में पूरे देश के अन्य उद्योगपतियों ने, 3000 उद्योगपतियों ने राजस्थान के अंदर हमारा निवेश किया, जिसके कारण आज राजस्थान आत्मनिर्भर बना है। उसके साथ साथ में राजस्थान सोलर एनर्जी जो सिस्टम है 2019, उसके तहत 40,000 करोड़ रुपए के लिए विभिन्न कंपनियों ने इस राजस्थान के अंदर अपना निवेश किया है। तो मैं तथ्यात्मक बात बता रहा हूं और मैं बिल्कुल सकारात्मक पहलू से बात करना चाह रहा हूं कि जो भी सरकार आती है वो प्रयास करती है कि किस तरीके से उनका प्रदेश आत्मनिर्भर बने। माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर इस संदर्भ के अंदर पूरा प्रयास किया था, जिस प्रयास के अंदर हम सफल भी हुए और राजस्थान आज आत्मनिर्भर और मजबूती से आज देश के समक्ष खड़ा है। अब आप बारी आई है भजन लाल जी की। भजन लाल जी ने अभी इलेक्शन मोड से हटकर कुछ दिन पहले ही आचार संहिता हटने के बाद में अब कार्यकाल संभाला है। अब सबसे पहले कार्यकाल की शुरुआत ही वो इन्वेस्टमेंट समिट के साथ कर रहे हैं,
तो सबसे पहली एक चीज ये जनता के सामने है, वो किस प्लानिंग के तहत, किस योजनाबद्ध तरीके से ये सबमिट कर रहे हैं। क्या अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में जो इन्वेस्टमेंट सबमिट हो पाया ये उसका मुकाबला करेगा, या उससे ज्यादा अच्छे बेहतर परिणाम राजस्थान की जनता को देखने मिलेंगे। ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। हम इनको शुभकामना देते हैं राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए। प्रियदर्शी जी, आप 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने की बात कर रहे हैं और भी बहुत बातें करी भ्रष्टाचार को लेकर। आपने कहा एमओयू तो साइन हुए, लेकिन आपकी सरकार के समय धरातल पर कितने उतरे? देखिए, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूं जी जो 11 लाख करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट के अंदर निवेशकों ने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से देख लीजिए आप, विप्रो ने जयपुर के अंदर हाइड्रोलिक सोलर सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट में करीब 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। जी 636 करोड़ रुपए कार्बोनेट सॉफ्टवेयर ड्रिंक्स के अंदर हुआ। चित्तौड़ के अंदर असाई इंडिया लिमिटेड के द्वारा 1400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। उसके अलावा 25,000 करोड़ रुपए का अक्षय ऊर्जा एवं सोलर क्रांति इंडिया के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के तहत 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये मैं तथ्यात्मक ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये कोई मेरी मन स्वयं प्रेरणा से कही हुई बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्डेड बात है। तो सिर्फ आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, ऐसे जीवंत उदाहरण है कि आज राजस्थान आज अपने पैरों पे खड़ा हुआ है पुनः मजबूती से। वो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल, गौरवशाली अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के अंदर खड़ा हुआ है, और जो हमने कहा था वो करके दिलाया। हमने जो 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बोला है वो सिर्फ एक हवाई बात नहीं थी, वो यथार्थ में थी, और उसकी परिणति आज आपने को आप देख लीजिए, पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है। आज आप देख लीजिए, नींव के ऊपर ही मकान टिका होता है। तो इस राजस्थान की और इस देश की जो मजबूती की नींव है वो कांग्रेस के बल पे खड़ी। जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं प्रियदर्शी जी। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के कार्यकाल की, तो कांग्रेस के समय आपने कहा था कि वसुंधरा सरकार में जो एमओयू साइन हुए थे उनका रिव्यू करवाया जाएगा। तो क्या आउटकम निकला उस रिव्यू का? देखिए, सबसे पहली चीज ये है, अगर कोई भी किसी भी पॉलिसी का रिव्यू कराता है तो ये पहली चीज तो उसका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी भी कराई और अब बीजेपी भी कई कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो स्कीम थी उनका रिव्यू करा रहे हैं। जी तो जहां तक बात आती है रिव्यू की, तो वो समीक्षा, उसका तात्पर्य होता है समीक्षा। तो समीक्षा करने का सबका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस राज के दौरान जो काम किए गए उसका रिव्यू कराए बेशक, लेकिन आज तक कांग्रेस के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप ये सरकार नहीं लगा पाई है, नहीं सिद्ध कर पाई है। अब जहां तक आपने बात करी वसुंधरा राजे सिंधिया जी की, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो एमपी है तिवारी साहब, उन्होंने खुद ने कहा था कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो खुद सरकार के, खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, राज्यसभा के सांसद हैं, तो इसका और दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जी प्रियदर्शी जी, अगर मैं याद दिलाऊं तो माथुर कमेटी जो है, कमीशन जो है, वो बनाया गया था आपकी सरकार के समय, वसुंधरा राजे सरकार में जो एमओयू साइन हुए थे उनको लेकर, उनका रिव्यू करने के लिए, लेकिन माथुर आयोग को आपने राइट्स ही नहीं दिए। देखिए, रिव्यू एक अलग चीज होती है, रिव्यू के बाद में समीक्षा, और समीक्षा के आधार के ऊपर निर्णय होते हैं। जी आज आप देख लीजिए, जो सकारात्मक राजस्थान के हित के और राजस्थान के जो विकास के पंख उड़ाने वाली बातें थी उसमें हमने सहयोग किया है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, जी हर फैसले को शक की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, लेकिन समीक्षा का सरकार अधिकार है। हम तो स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के कार्यकाल का अगर कोई फैसले का, किसी भी योजना का समीक्षा कराती है, तो सबसे पहले कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और नेता कहता है आप रिव्यू कराइए ना, रिव्यू कराइए। इससे पार्टी को भी मजबूती मिलती है और जनता के सामने भी एक आईना आता है। जी अपूर्वा जी, आपके पास आना चाहूंगा। कई सवाल जो है प्रियदर्शी जी ने यहाँ पर खड़े किए हैं, साथ ही साथ मेरा भी एक सवाल है, क्या राजस्थान की आर्थिक स्थिति जो है वो आने वाले समय में मजबूत हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार लंबे समय से कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है कि राजस्थान पर कर्ज का भार जो है वो पिछले 5 सालों में काफी बढ़ गया है। तो क्या आने वाले समय में राजस्थान की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी, क्या लगता है आपको? देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में जो बहुत पॉपुलिस्टिक अप्रोच के साथ में योजनाएं लेकर आई गई, और लास्ट के जो 6 या 7 महीने थे उसके अंदर तो पैसा और राजकोष को बहुत ही अनियमितताओं के साथ में उड़ाया गया, केवल इसलिए कि किसी भी सूरत में हम लोग इलेक्शन को जीत जाए। तो इस उद्देश्य के साथ में जो भी पॉलिसीज लाई गई थी उनसे राजकोष तो खाली हुआ है। इस चीज को तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप आंकड़े उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा।
मगर इशू ये है कि राजस्थान के पास में संभावनाओं का अपार क्षेत्र है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। जी राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके पास में लैंड जो है वो बहुत ही एम्पल, सबसे बड़ा राज्य है और बहुत अच्छी लैंड है यहाँ पे। जी दूसरी बात ये है कि जैसे हम यूपी बिहार में बात करते हैं तो वहां पर भी लैंड है, पर वहां पे पॉपुलेशन डायनामिक्स इतना ज्यादा है या जी वहां की लैंड इतनी फर्टाइल है कि वहां पे आपको इंडस्ट्रीज के लिए पे बहुत खाली लैंड नहीं मिलेगी क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। मगर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लो है और यहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं हुआ करती थी, तो इस वजह से आपको खाली लैंड इतनी मिल जाएगी। तो इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आपके पास में पर्याप्त लैंड हो। दूसरा, ऊर्जा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान इतना ब्लेस्ड है कि हम सौर ऊर्जा में अगर हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं अगले 2 वर्षों के अंदर तो ऊर्जा हमको एम्पल मिल जाएगी। तीसरा ये है कि हमको रिसाइकल्ड वाटर और ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा। इसके साथ में अगर हमको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो 5 वर्षों में ये कह रहे हैं कि साहब हमने एमओयू करे, ये करें, ठीक है, कांग्रेस ने किया, मगर कांग्रेस ने किस पे किया? ये नींव की चर्चा अभी यहाँ पर हुई, ये नींव थी रिसर्जेंट राजस्थान जो आदरणीय वसुंधरा राजे जी लेकर आई थी। आपको भी ध्यान होगा एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था, पहली बार इस राज्य के अंदर कोई ऐसा जलसा हुआ था रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से, जिसके अंदर सारी वेरियस इंडस्ट्रीज आई थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे और उन्होंने एमओयू साइन किए थे। तो जिस नींव की मेरे भाई कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ बात कर रहे हैं, उस नींव की भी नींव जो थी वो आदरणीय वसुंधरा राजे जी की सोच थी। पर खैर, राजस्थान न बीजेपी का है न कांग्रेस का है, राजस्थान राजस्थान है और जो भी सरकार, जो भी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है उसका दायित्व बनता है कि वो उसको उस जो कहते हैं ना एक प्रथा से चलती आ रही है इन्वेस्टमेंट की, उसको आगे लेकर के जाए। तो अब ये जो दायित्व है वो आदरणीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री जी के उसमें पाले में आया है और उसके लिए आप देखिए उन्होंने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जैसे कहते हैं ना, आप एक एक स्टेप को बहुत सिस्टमैटिक वे से लीजिए, उस सिस्टमैटिक वे से लेते हुए इन्होंने लैंड पॉलिसी के सुधार पर बात करने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही वाटर के अंदर हम लोग किस तरीके से ईआरसीपी और यमुना जल समझौता करके हमने वाटर की अवेलेबिलिटी को हमने सॉल्व कर दिया है। जी सौर ऊर्जा के अंदर हमने इतने बड़े बड़े एमओयू कर लिए हैं कि 2 सालों के अंदर राजस्थान आत्मनिर्भर बन जाएगा। 2 साल तो मैं आपको मैक्सिमम पीरियड बता रही हूँ। इसके साथ में ही एडमिनिस्ट्रेटिवली रिफॉर्म, जो मैंने आपको कहा कि एक चीज बहुत, अगर प्रशासनिक रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट को एक बैकबोन मिल जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा राजस्थान ग्रो कर सकता है। तो उसकी भी तैयारी हमारी तरफ से शुरू हो गई है, पॉलिसीज बननी शुरू हो गई हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर जो भी लूप होल्स थे उसको हम लोग करेक्ट करने के मेजर्स पर चल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है इंडस्ट्रीज के मामले में, क्योंकि बहुत सारी जो साइड की कहते हैं ना कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं राजस्थान। तो राजस्थान का भविष्य तो बहुत उज्जवल है इंडस्ट्रीज के मामले। जी अपूर्वा जी, आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार अगर गर्मियों में देखें तो ऊर्जा की स्थिति जो है वो आप और हम सबसे किसी से छुपी नहीं है। जो हालात बने थे उनको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, 2-3 तरीके से मैं इस बात को करना चाहूंगी। पहले तो ये कि जो हमसे पहले गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने इतने महंगे दरों पर राज्य से बिजली ली। हमको वो बिजली का एक नॉर्म होता है कि अगर आप किसी राज्य से ले रहे हैं तो फिर आपको उसको चुकानी भी है, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको उसको चुकानी है। हम उसको चुका रहे हैं 10 रुपए प्रति यूनिट। इतनी महंगी बिजली हम ले भी रहे हैं और हम लोगों को इतने ही रेट पर चुका भी रहे हैं। तो राजस्थान केवल राजकोषीय घाटे में नहीं गया, एनर्जी के घाटे में भी गया, भविष्य के घाटे में भी गया। चाहे यहाँ पे बहुत सारे जो भ्रष्टाचार हुए, अभी प्रियदर्शी जी, मैं याद आ गया बीच में इसलिए मैं बोल देती हूँ, अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने बोला कि साहब वसुंधरा राजे जी के तो उन्हीं के साथ के एक मंत्री ने खड़े होकर ये बात बोली थी, तो साहब आपके चांदना जी बैठ गए थे धरने पर, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पनप रहा है। राजेंद्र गुड़ा जी आप ही के मंत्री थे, उन्होंने तो डायरी के पन्नों तक का खुलासा कर दिया था। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो हम लोग बात ना ही करें, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मुखारबिन से ना ही कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर शुचिता पे सवाल कांग्रेस के खड़े होंगे। डिबेट आज चल रही है राजस्थान के विकास की और इंडस्ट्रीज पर, तो हाँ, मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी कि बिजली के अंदर जो ये हालात हुए हैं, अच्छा इसके साथ आप और ज्योग्राफिकली भी देखिए, पिछले 2 सालों से प्रकृति ने थोड़ा सा, जब से कोविड आया 2020 से, मैं कहूंगी 3 सालों का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो हमेशा ऐसा हुआ कि 15-20 दिन गर्मी पड़ी तो फिर 2-3 दिन की हल्की सी बारिश हो गई। तो गर्मी का जो हाईएस्ट टेम्परेचर इस बार पूरे इंडिया में पहुंचा है वो पिछले 3 वर्षों से पहुंचा ही नहीं। और इस बार ऐसा हुआ कि जब सर्दी की मावट होती है उसके बाद से लेकर के मानसून से पहले प्री मानसून शावर्स भी कहीं पड़े ही नहीं। तो गर्मी तो ज्योग्राफिकली जो कंडीशंस जनरेट हुई उसकी वजह से प्रचंड पे थी। उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट उसने कर दिया कि जो कांग्रेस की नीतियां थी जिसमें महंगी बिजली खरीदी गई, उधारी बिजली ली गई और लोगों को पॉपुलिस्टिक बनने के लिए फ्री में दी गई, उसके तहत जो है लोगों ने मिसयूज किया और जो बिजली
अनाप शनाप हमें लोगों से लेनी पड़ी, आसपास के राज्यों से खरीदनी पड़ी, कंपनी से खरीदनी पड़ी, उसको हमें अभी चुकाना पड़ रहा है। तो वही वाली बात है कि फल किसी ने लगाया और क्या पेड़ किसी ने लगाया, फल किसी ने खाया। तो साहब आप तो पॉपुलर होने के लिए ये नीतियां बना करके लोगों को देने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आपने चुनावी रणनीति के तरीके से बिजली का उपयोग किया और अब भोगना जनता को और हमको पड़ रहा है। बट खैर हमने इसको फिर भी बहुत तरीके से डील किया। सरकार के लेवल पर डील हुआ, संगठन के लेवल पर डील हुआ, जहां जहां समस्याएं आई, जितनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ी खरीदी और लोगों तक हमने पहुंचाया। और अब तो क्या राजस्थान बहुत रिलीफ की तरफ पहुंच गया, क्योंकि अब तो प्री मानसून शावर्स भी बहुत हद तक बहुत जिलों में आ भी चुके हैं। बिल्कुल। अपूर्वा जी, अभी कुछ देर पहले प्रियदर्शी जी से एमओयू रिव्यू को लेकर बात चल रही थी। जैसे गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार में हुए एमओयूज का रिव्यू करवाया, क्या अब आप भी गहलोत सरकार में हुए, भजनलाल सरकार जो है गहलोत सरकार के समय हुए एमओयू का रिव्यू करवाएंगी? देखिए, रिव्यू कराना कभी भी किसी चीज को निरस्त करना नहीं होता। रिव्यू कराना हमेशा किसी चीज का परीक्षण करना होता है। अगर हमें लगता है कि जो एमओयू आज के 2 साल पहले या 1 साल पहले किसी विशेष संदर्भ में हुए हैं, हो सकता है राजस्थान 1-1.5 साल में उसकी परिस्थितियां बदल गई हो सकता है 1.5 साल पहले हमने बिजली किसी से लेने का एमओयू किया हो और अब हम ये कहते हैं नहीं हमको आत्मनिर्भर बनना है। तो इस टाइप के जो भी एमओयूज होते हैं उनको रिव्यू किया जाना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, ताकि परीक्षण से ही पता चलता है कि उनमें हम और क्या नया सुधार कर सकते हैं। पर रिव्यू कभी भी भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय भजनलाल जी की सरकार जो है वो कभी भी वैमनस्य या द्वेष की भावना से नहीं करेगी। अगर राजस्थान की जनता का विकास उस एमओयू में नजर आता है तो हम उसको अवश्य आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर हमें लगता है कि उस एमओयू के अंदर जरा सा भी सुधार करने से या कुछ और एड ऑन करने से विकास और अच्छे तरीके से हो सकता है, तो हम उस पथ पर भी आगे चलने में बिल्कुल संकोचेंगे। जी, प्रियदर्शी जी आपके पास आना चाहूँगा। कुछ समय पहले आप वसुंधरा सरकार पर आरोप लगा रहे थे, उनके समय में जो एमओयू साइन हुए उनको लेकर आप कह रहे थे। अब भजनलाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार के दौरान जो एमओयू साइन हुए उसमें हुए भ्रष्टाचार, जो घोटाले हुए, उनको लेकर क्या कहेंगे? कई ऐसे हैं जो एमओयू तो साइन हो गए लेकिन धरातल पर ही नहीं उतर के आए। देखिए, एमओयू का तात्पर्य होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, दो पक्षों के बीच में समझौता ज्ञापन। जैसे मेरी साथी प्रवक्ता ने कहा कि एमओयू साइन होता है जी, तो दोनों पक्षों का ये सार्थक नजरिया रहता है कि जिन कंडीशन पे या जिन उद्देश्यों के लिए एमओयू साइन हुआ है उसको फुलफिल किया जाए। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जी, कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 99.99% जो गहलोत साहब की सरकार ने कहा था वो करके दिखाया। जिन लोगों को एमओयू साइन हुए हैं उनका काम धरातल पर आज भी जारी है, पहले भी जारी था, और उसकी परिणति राजस्थान के विकास में देखी जा सकती है। हमने यथार्थ पे और धरातल पर रहकर बात करी थी। हमने किसी चीज को दोहराने का प्रयास नहीं किया था, हमने एक इतिहास बनाने का काम किया था। हमारा तात्पर्य यह नहीं था कि सिर्फ हम एक प्रदर्शन करें, हम वास्तव में राजस्थान को उज्जवल भविष्य देना चाहते थे। अब आपने एक बात करी थी महंगी बिजली की, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, यहाँ पर लिग्नाइट की माइंस खाने निकलता है कोयला। अब यहां से 39.9 मिलियन टन कोयला केंद्रीय सरकार हमसे लेती और हमको मजबूर करती है महंगी दर के ऊपर कोयला खरीदने। उसके कारण आज बिजली महंगी है, एक बात। दूसरी चीज, जब राजस्थान सरकार ने उपभोक्ताओं को और किसानों को फ्री बिजली देने की बात करी थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। अभी भी मेरे आदरणीय प्रवक्ता ने कहा कि ये मुफ्त दे रहे हैं। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस का कार्यकाल पहले था, हमने दी थी। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं ये बताएं कि इन्होंने बंद नहीं करी? क्योंकि कोई सी भी सरकार हो उसका पहला उद्देश्य होता है जनता को लाभ पहुंचाना, जनता को आत्मनिर्भर करना, जनता का सहयोग करना, जनता की मदद करना। हमने उस उद्देश्य से वो काम किया था और उस उद्देश्य की इतनी मजबूती को देख के आज भजनलाल सरकार भी उस फैसले की दोबारा उसी फैसले को अपनाने के लिए आज आप देख लीजिए मजबूर हुई है। तो जहां तक ये स्थिति है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई योजना जनता के हित की नहीं बनाई, आप ये एक चीज का भी आरोप नहीं लगा सकते। आप एक बात, जब तक आपने फिर बात करी राजस्थान की कर दी, ठीक है,
माननीय अशोक गहलोत साहब को सबसे उत्कृष्ट और योग्य मुख्यमंत्री का खिताब भी मोदी जी के कार्यकाल में दिया गया। नंबर 1 मुख्यमंत्री भी उनको कहा गया। साथ में कोरोना प्रबंधन के लिए भी देश का पहला मुख्यमंत्री भी मोदी साहब की सरकार ने ही अशोक गहलोत साहब को दिया। उत्कृष्ट प्रबंधन था। आज आप देख लीजिए, उसके बावजूद भी अशोक गहलोत साहब की सरकार के जाने के बाद भी आज आप देख लीजिए, राजस्थान सरकार सिर्फ एक मूक दर्शक बने हुए हमारे किए हुए काम की पॉलिशिंग कर रही है। अपना विजन आज तक जनता के बीच में 5 महीने से ज्यादा का समय होने आया, आज तक नहीं रख पाई है। अब बात आई कर्जे की। माननीय अशोक गहलोत साहब ने जब ये सरकार छोड़ी थी, उससे पहले राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जी का कार्यकाल था। उस समय राजस्थान के ऊपर 1.7 लाख करोड़ का कर्जा था। और जब हम गए, आज आप देख लीजिए 1.7 लाख करोड़ का हमने जब कर्जा छोड़ा था, आप जहां देख लीजिए, उसको बढ़ा के वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने उसको 4 पॉइंट कुछ कर दिया, यानी कि डबल कर्जा कर दिया। आज हम उसी को तो भुगत रहे हैं। हम तो 1.25 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे, जिसको बढ़ा के वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 4 लाख करोड़ का कर दिया। तो आज हम पे किस प्रकार का यह आरोप लगा रहे हैं? एक बात तो ये। दूसरी चीज, आज राजस्थान के अंदर अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आज आप देख लीजिए पानी बिजली का क्या हालत है। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों ने, जब इनसे जनता ने दुहाई करी अघोषित बिजली और पानी की कटौती पे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बालाजी नहीं हूं जो फूंक मार के पानी ले आऊं, या इनके मंत्रियों ने कहा कि हम बरसात पे निर्भर हैं। तो ये एक पार्टी का विजन बताता है, ये मंत्रियों की काबिलियत दिखाता है। आप कोई ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस के किसी नेता का बता दे जिन्होंने यह कहा हो कि साहब बिजली क्यों कटौती हो रही है, तो उन्होंने कह दिया कि आप भगवान से प्रार्थना करो, बरसात हो जाए तो बिजली की कटौती नहीं होगी। इस तरीके की गैर जिम्मेदार बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रहे। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए एक बेहतर आयाम स्थापित किए। उसी आयाम के बल पर आज राजस्थान खड़ा है। और अभी जो माननीय भजन लाल जी जो इन्वेस्टमेंट हब बनाना चाह रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हम आगे देखेंगे उसके क्या रिजल्ट आते हैं। जी, अपूर्वा जी आपके पास आना चाहूँगा। कई आरोप जो है प्रियदर्शी जी ने लगाए, साथ ही मेरे भी कुछ सवाल हैं कि प्रवासी भारतीय जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा रहते हैं हर वक्त इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान। तो इनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेगी भजन लाल सरकार? अपूर्वा जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मैम। अब आ रहा है जी। देखिए, राजस्थान हमेशा से इतना ब्लेस्ड स्टेट रहा है कि बहुत पहले के समय से भी यहाँ के जो सेठ हुआ करते थे या जो बनिया वर्ग हुआ करता था, वो बाहर जाकर के व्यापार किया करता जी। अब सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ से लोग बाहर चले गए और हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज के अंदर फैला हुआ है। उनको लाने का और किस तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर तो होगा ही, संगठन के स्तर पर भी आप देखेंगे कि डिफरेंट जो भी इनके प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, उन सब के साथ में इंटरेक्ट किया जाता है। जो फोरम इन लोगों के बाहर बने हुए हैं, जैसे G2 का ट्रेड का बना हुआ है या वेरियस अदर एसोसिएशंस बने हुए हैं, उन लोगों से भी निरंतर संपर्क किया जा रहा है कि वो लोग आए और वापस अपनी भूमि के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस भूमि की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए किस तरीके से यहाँ पे योजनाएं और टेक्नोलॉजी, बिकॉज जहां एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो लोग वहां से उसको लेकर के आ सकते हैं। उनके पास में एम्पल अगर संसाधन वित्तीय है तो वित्तीय संसाधन के साथ में यहाँ के लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तक कि आप देखिए, केवल मैं बाहर प्रवासी की बात नहीं करती, जो राज्य को छोड़ के चले गए, आप देखिए जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी जब दूसरे राज्यों में गए और वहां के जो प्रवासी लोग उनको जब मिले, तो उन्होंने एक ही बात कही कि अपने राजस्थान आइए, अपनी धरा पर आइए, उसको संभालिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पे आपकी जमीन के साथ, आपकी हवेलियों में, आपके घर में कोई काम है जो रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी तरह की गुंडागर्दी है, तो आप हमें बताइए, मुझे साक्षात बताइए। मैं आपकी जो चीजें हैं उसको एज अ केयर टेकर, मेरी सरकार जो है वो उनको संरक्षित करने का कार्य और बीड़ा उठाएगी। आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी बात जो है वो कही होगी प्रवासी लोगों को। जहां तक की बात रही इंडियन डायस्पोरा, जो हमारा दूसरे विश्व में, अदर कंट्रीज में विश्व में फैला हुआ है, उन लोगों के साथ कनेक्ट करने का, तो उसके लिए तो केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी भी बहुत बड़ी स्कीम्स लेकर आए और राजस्थान सरकार भी इसके ऊपर बहुत ही मुस्तैदी के साथ में विचार कर रही है कि उन लोगों को किस तरीके से वापस अपने वतन और अपने जो लैंड है उसके साथ में जोड़ा जाए
और उनके रिसोर्सेज को किस तरीके से राजस्थान की खुशहाली के लिए एक प्रॉपर चैनल में लेकर आया जाए, उसके ऊपर भी विचार चल रहा है, जो हमारी पॉलिसी के अंदर निकल कर आएगा। जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके पास में जो हमारा ये होने वाला है समिट, उसका इनविटेशन जाएगा। स्वयं जो सारे सक्षम अधिकारी हैं वो उन लोगों से संपर्क करेंगे और उन लोगों को यहाँ बुला करके यहाँ जो वितान उनके इंडस्ट्री को दिया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। एक बात का मैं यहाँ पे जवाब दूंगी अपनी बात को खत्म करने से पहले। अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात बोली कि बीजेपी के नेता है वो अनर्गल बयान देते हैं। मुझे लगता है बजरंग बली तो बहुत सभ्य बयान है। ये भूल गए कि इन्हीं के राज्य में, इनके राज्य का एक मंत्री ने ये कहा था कि यहाँ की सड़कों को तो मैं हेमा मालिनी पुरानी हो गई कैटरीना कैफ के गालों जैसा बना दूंगा। तो मुझे लगता है वो कौन सी मर्यादित टिप्पणी थी। मैं पुनः कहूंगी कि अगर बातों को इधर उधर लेकर जाएंगे तो हम सब एक दूसरे की शुचिता पे सवाल खड़े करेंगे और आज का जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उससे भटक जाएंगे, जो राजस्थान के विकास और खुशहाली के लिए आगे बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है हम टॉपिक सेंट्रिक रहे तो हम दोनों की भलाई रहेगी। बिल्कुल अपूर्वा जी, राजस्थान के विकास का हमारा आज का मुद्दा है। हालांकि ये मुद्दा ऐसा है जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं देता। चलते दोनों ही मेहमानों से क्लोजिंग नोट लेना चाहूँगा। प्रियदर्शी जी, सबसे पहले आपसे राजस्थान के विकास को लेकर ये जो इन्वेस्टमेंट हब की जो बात चल रही है, क्या कहेंगे? क्लोजिंग नोट सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार फेल है और अभी ये हड़बड़ाहट में है। इतनी जल्दी बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कार्य योजना, किसी पेपर वर्क के, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके का इन्वेस्टमेंट सबमिट किया जा रहा है। इसको अगर थोड़े दिन बाद किया, तैयारी के साथ किया जाता तो अच्छे परिणाम आते। आज आप देख लीजिए, हमारे लिए ये बड़ा विचारणीय बिंदु है कि इसके परिणाम क्या रहेंगे। ये संदेह पैदा कर कहते थे कि भजनलाल सरकार कुछ कर नहीं रही, अब कर रही है तो कह रहे हैं कुछ समय लेके करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इनको करना चाहिए था, लेकिन इनको ये भी इलेक्शन मोड में है। ये इनको पूरी तैयारी के साथ में सभी चर्चा करके, एक कार्य प्रबंधन करके और जनता के बीच में संवाद करके, जनता की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करके, और जो इस राजस्थान की आवश्यकताएं, अभी आप देख लीजिए 4 दिन 6 दिन पहले 6 जून के दौरान तो ये कह रहे थे कि आचार संहिता के कारण हमारा कुछ तय हुआ ही नहीं है। अब आप देख लीजिए इतनी जल्दी इन्होंने इस समिट को करने की क्या आवश्यकता थी। ये पहले सही तरीके से कार्य योजना बना लेते, फिर एक अच्छा काम करते जिससे कि अच्छे परिणाम भी आते। अब ये परिणाम संदेह के घेरे में। जी चलिए अपूर्वा जी, मैम क्लोजिंग नोट क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं प्रियदर्शी जी का कि आचार संहिता लगती है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने पे, क्योंकि हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मगर पॉलिसीज का पेपर वर्क पीछे चलता रहता है। जहां तक बात रही एग्जीक्यूटिव की, तो बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको तो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव माना जाता है क्योंकि वो 5 साल आते हैं 5 साल जाते हैं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। वही ब्यूरोक्रेसी पहले भी काम कर रही थी, वही ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। और जब आचार संहिता किसी को लागू नहीं, कार्य योजना पूरी बन चुकी है, कार्य ना करें, 6 महीनों में चुनाव नहीं करा रहे थे, वो कार्य कराने के लिए जो भरसक प्रयास हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय पिछले 6 महीने में, वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे जल के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिसी के सुलभीकरण और सरलीकरण के ऊपर बल देना हो, उन सब के ऊपर उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास करके, और मुझे लगता है कि राजस्थान के आधुनिक भागीरथी तो वही बने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जल का इतना बड़ा प्रॉब्लम थी उसको दूर किया है, ऊर्जा की प्रॉब्लम को दूर किया है, और अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कांग्रेस के टाइम में राजस्थान हाईएस्ट पीक पे था, उसको भी सबसे नीचे लाने वाले भी रिसर्जेंट राजस्थान की तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ बढ़ावा देकर के वो भी आदरणीय भजनलाल जी के खाते में ही जाएगा। उस अग्रणी और आप लोग अग्रणी राजस्थान के लिए मैं सभी तमाम आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के जितने प्रदेशवासी हैं उन सबको आश्वस्त करती हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान फिर से सोने की धरती और चांदी का आसमान कहलाएगा, मेरा रंग रंगीला राजस्थान कहलाएगा। बिल्कुल अपूर्वा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
और प्रियदर्शी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम इस चर्चा पर हमारे साथ बनने के लिए। तो राजस्थान में संभावनाएं अपार हैं, बहुत सारी। राजस्थान के अंदर अगर मैं ज़मीन के लिहाज से देखूं तो भी राजस्थान जो है सबसे बड़ा है, लैंड वाइज बहुत बड़ा है। और अब निवेशकों की बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। समिट जो है वो भजनलाल सरकार जो है वो करवाने जा रही है, उसकी तैयारियां चल रही है। इसको लेकर हाल ही में भजनलाल सरकार ने एक बैठक भी की। हालांकि लेकिन इसमें एक बड़ा मुद्दा ये निकल कर सामने आता है कि एमओयूज तो साइन हो जाते हैं, लेकिन अब वो एमओयू धरातल पर कितने आते हैं ये एक देखने वाली बात रहेगी, जो कि आने वाले समय में आपके और हमारे आगे निकल कर आ ही जाएगा। जैसा कि हमारे मेहमान अपूर्वा जी ने कहा, रंगीला राजस्थान जल्द ही बनेगा। संभावनाएं अपार है राजस्थान के अंदर, लेकिन उन संभावनाओं को लेकर एमओयूज तो साइन हो जाएंगे, लेकिन वो एमओयू धरातल पर कब उतरते हैं ये एक देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।